हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। सभी चैप्टर से मैंने 7 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए हैं। बच्चों, इस सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ओके, क्योंकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही पूछता है। बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। पिछले 2 मरतबा तो 3 न्यूमेरिकल्स पूछ लिए हैं 7 मार्क्स के, मतलब 21 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया है। उससे पहले भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट चैप्टर हम अगर बात करें यूनिट 1 की, जिसका नाम क्या है बच्चों, मटेरियल्स, उसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टेट एनी 3 मेथड्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। राइट, हार्डनेस टेस्ट के जो मेथड्स हैं वो उन मेथड्स के आपको नाम लिखना है पहले, फिर कोई भी एक उसमें डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों, कौन कौन से हार्डनेस टेस्ट हमारे सिलेबस में हैं या हमने पढ़े हैं, वो है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और विकर्स हार्डनेस टेस्ट। ये हमारे सिलेबस में है और इसमें कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, और कई मरतबा ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ गया है कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को समझाइए। ठीक है, तो इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को। और मैंने इसी के और में एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, वो क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील। इसमें क्या करना है आपको, टेंसाइल टेस्टिंग जो हो रही है उसके बारे में बताना है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं कि अगर आप RGPV का प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी में हार्डनेस टेस्ट पूछ लिया है, तो जुलाई में टेंसाइल टेस्ट पूछ रहा है। अगर यहाँ टेंसाइल टेस्ट पूछा है तो वहाँ हार्डनेस टेस्ट पूछ रहा है। तो दोनों टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक टेस्ट आ सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। राइट, अब सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉयज, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ एलॉयज। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ बताना है। एलॉयज आप क्या समझते हैं एलॉयज से वो बताना है, और साथ में उन एलॉयज का एप्लीकेशन बताना है। ठीक, अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, तो हम जानते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो मेटेलिक मटेरियल्स, नॉन मेटेलिक और कंपोजिट मटेरियल में वो क्या हुआ है, क्लासीफाई हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें। फिर फर्दर मेटेलिक मटेरियल जो है वो क्लासीफाई हुआ है फेरस में और नॉन फेरस में। राइट, फेरस मीन्स जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। उसके बाद फिर फेरस भी जो है हमारा वो 2 टाइप में हुआ है, कास्ट आयरन में, स्टील में। कास्ट आयरन के अलग से क्लासिफिकेशन दे दिया है, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। वैसे स्टील का भी दे दिया है क्लासिफिकेशन, माइल्ड स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो बच्चों ये किसके अंदर आ रहा है, ये फेरस के अंदर आ रहा है। अगर हम नॉन फेरस के अंदर की बात करें तो इससे मेटल्स क्लासीफाई हुआ है, मेटल्स में और एलॉयस में। मेटल्स के अंदर कौन कौन से मेटल्स आ रहे हैं, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, लीड हुआ, टिन हुआ, ऐसे बहुत से मेटल्स आ रहे हैं। इसमें नॉन फेरस में।
अगर एलॉयज़ की बात करें तो ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल होगा। वैसे नॉन मेटेलिक और कंपोजिट मेटेरियल में भी इसको हमें लिखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो आपको ये सब इसमें लिखना है, वो पूरी ट्री आपको बनानी है ये ट्री पूरी आपको बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो क्या है, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनलिस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, डिफाइन एनी 5 विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ बोलना चाह रहा है ये कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्रीप, फटीग, है ना, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं पहले वो आपको सीक्वेंस से लिखनी है। 10-12 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको लिखनी है, उसमें से कोई 5 आपको समझाना है, ठीक। इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि डायरेक्टली बोल दिया है कि आप हार्डनेस को समझाइए, क्या है हार्डनेस, क्या होता है टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैंने और करके दिया है, और में आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी के बीच में, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी के बीच में, क्रीप एंड फटीग के बीच में, टफनेस एंड ब्रिटलनेस के बीच में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चाहे तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम बताइए, कोई भी उसमें 4-5 एक्सप्लेन कर दीजिए, या इस फॉर्म में भी पूछ सकता है डिफरेंस के फॉर्म में। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील क्या है वो बताइए, उसका क्लासिफिकेशन बताइए प्लेन कार्बन स्टील का, साथ में उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताइए, और कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है वो बताइए, ठीक। तो प्लेन कार्बन स्टील अगर हम बात करें तो हम जानते हैं प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है बच्चों, वो एलॉय है। किस किस का एलॉय है वो, आयरन और कार्बन का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। व्हाट इज़ प्लेन कार्बन स्टील, तो सिंपल क्या बच्चों, ये क्या है आपका एलॉय है आयरन का और कार्बन का। अब हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो ये 3 टाइप में क्लासीफाई हुआ है, ठीक। एक है लो कार्बन स्टील, सेकंड है मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील। अगर हम बात करें लो कार्बन स्टील की तो इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी होती है, 0.3% कार्बन इसमें होता है। अगर हम बात करें मीडियम कार्बन स्टील की तो 0.3 से लेकर 0.7% तक कार्बन किसमें होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील में। और हाई कार्बन स्टील में क्या होता है हमारा 0.7 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब जो लो कार्बन स्टील है उसमें डीड माइल्ड स्टील भी आता है, माइल्ड स्टील भी आता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ लिखना है आपको, ठीक। उसकी एप्लीकेशंस लिखने हैं। सेम वैसे करना है किसके लिए, आपको मीडियम कार्बन स्टील के बारे में करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। और सेम आपको करना है हाई कार्बन स्टील के लिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। इसी क्वेश्चन के और भी मैंने आपको एक क्वेश्चन और बना के दिया है, उसमें क्या बोल रहा है, हाउ डज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, राइट। इसमें क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका प्लेन कार्बन स्टील, उसका क्लासिफिकेशन, इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर, अगर हम कार्बन के कंपोजिशन को बढ़ाएं या कम करें तो क्या इफेक्ट पहुंचेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो वही आपको लिखना है, क्लासिफिकेशन देना है इसके अंदर, और आपको वही चीज़ जो इसमें लिख रहे हैं आप वही इसमें लिखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्या बोल रहा है बच्चों, डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपको। साथ में बोल रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को एक्सप्लेन करिए डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल दोनों के लिए, ठीक। तो बच्चों हुक्स लॉ तो हम पढ़ के आए हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, वहाँ से हमको यंग्स मॉडुलस के बारे में मिलता है मालूम चलता है, वो इसके अंदर लिखना है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है थोड़ा सा आप यहाँ देख लें, मैंने समझाया इसको, देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेस को कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है।
अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछता है डक्टाइल मटेरियल का। अब इसमें ओ ए क्या है, ए बी क्या है, बी सी डैश क्या है, सी डैश सी क्या है, सी डी क्या है, डी क्या है, ई एफ क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ओ ए आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, जहाँ जो क्या कर रहा है प्रोपोर्शनल रीजन है, जहाँ हुक्स लॉ क्या है हमारा वैलिड है। ओ बी क्या है बच्चों, इलास्टिक रीजन है। बी सी डैश क्या है, इलास्टोप्लास्टिक रीजन है। तो ये जो पॉइंट्स उसमें हम दिखा रहे हैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको साथ में। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना करना है। ये किसके लिए था बच्चों, ये हमारा था डक्टाइल मटेरियल के लिए, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, उसने बोला है कि आपको डक्टाइल के साथ साथ ब्रिटल के लिए भी बताना है। तो बच्चों ब्रिटल का कहाँ तक बनेगा, ब्रिटल का बनेगा आपका ओ से लेके ये बी तक। ठीक, इसका थोड़ा सा कर्व आपको दिखाना है, क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो फेल हो जाता है विदाउट इंडिकेशन। ठीक, ये जो माइल्ड स्टील हमारा काफ़ी लंबा खिंच गया, उतना लंबा नहीं खिंचता, वो जैसे आपने लोड अप्लाई करा विदाउट इंडिकेशन क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो आपको बी से थोड़ा ऊपर तक बनाना है, बस कहानी ख़त्म। राइट, तो ये आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, कि कास्ट आयरन क्या है उसके बारे में लिखिए, उसका कंपोजिशन लिखिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, साथ में यूसेज लिखिए, उसके यूजेस, कास्ट आयरन कहाँ यूज़ हो रहा है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्ट आयरन मेक इट सुटेबल टू बी यूज्ड लार्जली फॉर मशीन फ्रेम्स, बेड्स, बेस प्लेट्स एट्सेट्रा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है, इसमें क्या बोला चाह रहा है कि कास्ट आयरन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी मशीन टूल हम बनाते हैं, उस मशीन टूल का बेड किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है, उस मशीन टूल का फ्रेम किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है। ये आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक, तो एग्जांपल जब आप कास्ट आयरन और उसके कंपोजिशन लिखेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो एग्जांपल में आप ही लिख पाएंगे इसको। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है बस। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या है उसके बारे में बताइए। साथ में यह बोल रहा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनी 5 इंपॉर्टेंट एलोइंग एलिमेंट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। जो 5 इंपॉर्टेंट एलोइंग एलिमेंट्स हैं, अगर वो हम इसमें ऐड कर दें तो क्या क्या इफेक्ट होगा प्रॉपर्टीज, स्टील की प्रॉपर्टीज़ में, तो वहाँ आपको ये यहाँ लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स सैलिएंट फीचर्स। इसमें क्या करना है आपको, आयरन कार्बन डायग्राम बनाना है और उसके जो सैलिएंट फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चंस लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर से। इसको कोशिश करें कि जिस सीक्वेंस में मैंने इसको अरेंज किया है उसी सीक्वेंस में आप इसको याद करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे गए हैं उनको मैंने टॉप में रखा है, जो कम पूछे गए उनको मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है। ठीक, टॉप में जो क्वेश्चन हमारे ये वो क्वेश्चन हैं, ये हमारे चाहे वो हार्डनेस टेस्ट हो, टेंसाइल टेस्ट हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो, क्लासिफिकेशन हो, प्लेन कार्बन स्टील हो, ये क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कास्ट आयरन की या आयरन कार्बन डायग्राम की, ये कम पूछा गया है। ठीक, तो जो सीक्वेंस मैंने बनाया है उसी सीक्वेंस में आप इसको याद करें, समझें और पढ़ें इसको। अब इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आपका मटेरियल्स है, इस चैप्टर से क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। ठीक, तो ये मैंने 4 न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिए हुए हैं। इन न्यूमेरिकल्स में क्या पूछता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, ये जो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको दी 200 सेंटीमीटर, डायमीटर दी आपको 3 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया मतलब क्या, वो रॉड किसी हमारी सर्कुलर रॉड है। अब उसके ऊपर एक्सेल पुल लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, और आपको यंग्स मॉडुलस दिया है उस रॉड का इतना। तो आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन ऑफ द रॉड निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिन लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल। ठीक, अब एलोंगेशन क्या है, एलोंगेशन मतलब अब उस पर जब फोर्स लगाया रॉड के ऊपर, अगर एक्सेल पुल है तो मतलब उसको खींच रहा है, वो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो रॉड खींच रही है, तो कितना खिंचाव आया उसमें उस लोड की वजह से, तो आपको यहाँ निकालना है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी एल बाई ए ई। ठीक, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, बस फ़र्क क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इस न्यूमेरिकल में सर्कुलर रॉड थी,
यहाँ क्या है बच्चों, स्क्वायर रॉड है। बाकी सब कुछ सेम चीज़ दी गई है। जो प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करनी है वही प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करनी है। यहाँ एलोंगेशन बोल रहा था, यहाँ बोल रहा है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग मतलब क्या, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेसिव लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। अब कंप्रेसिव लोड के कारण क्या होगा, लेंथ उस रॉड की घटेगी, जिसको हम बोल रहे हैं शॉर्टनिंग। तो वही चेंज इन लेंथ आपको निकालना है PL/AE का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है RGPV में, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ था, यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस निकालना है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो गिवन डेटा दिया है वो हमको SI यूनिट में नहीं दिया, SI यूनिट में हमको नहीं दिया। देखिए, लेंथ 4 मीटर दी है, डायमीटर दिया आपको 6 मिलीमीटर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इस स्ट्रेस्ड बाय 5 किलोग्राम वेट। 5 किलोग्राम वेट की वजह से क्या हुआ, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ। तो हम जो लोड लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं न्यूटन में। इसमें क्या में दिया इसने, 5 किलोग्राम वेट में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम वेट को जब हम न्यूटन में चेंज करते हैं तो उसका रिलेशन क्या है, नंबर 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ। अब इस 5 किलोग्राम वेट की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें उसकी वजह से कितनी लेंथ बढ़ रही है, ये आपको निकालना है। कब, जब यंग्स मॉडुलस आपको दिया हो 2.4 × 10⁻⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल वन देखें, तो देखिए यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो यहाँ यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन डिवाइड में मिलीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर। यहाँ क्या में दिया है आपको, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। राइट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप बनाएं, ज़रूर इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। तो बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब हम फास्टली आते हैं सेकंड चैप्टर में। ये सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक, इसमें भी मैंने सीक्वेंस बनाया है। जो टॉप के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इनके कंपेरिजन में थोड़ा कम पूछे गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज़ लेथ। लेथ मशीन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। साथ में बोल रहा है डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेथ। लेथ के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो उसके नाम लिखना है आपको। ठीक है, और साथ में कौन कौन से उसमें ऑपरेशंस होते हैं उस लेथ मशीन में, वो आपको लिखना है। ठीक है, लेथ मशीन क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं और कौन कौन से उसमें ऑपरेशन होते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये लेथ मशीन है। ठीक है, अब इस लेथ मशीन के आप देख रहे हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। ये हेड स्टॉक है, ये वाला पार्ट क्या है, कैरेज है। ये क्या बच्चों, क्रॉस स्लाइड है। ये क्या बच्चों, टूल पोस्ट है, इसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड रेस्ट। ये क्या है, टेल स्टॉक। ये क्या बच्चों, लीड स्क्रू। ये क्या है बच्चों, फीड रॉड, इसको हम बोलते हैं हैंड व्हील, इसको बोलते हैं बेड। ये क्या है, लेग। तो ये क्या बच्चों, इसके ये पार्ट्स थे। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें कि भाई बेड क्या होता है, हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है। इसके बारे में पढ़ लें, ये उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, थोड़ा इसको देख लें कैसे काम करता है। अब जो पूछा है कि ऑपरेशंस कि लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो ये लिस्ट है पूरे ऑपरेशंस की। हम टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, टेबल टर्निंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, स्क्रॉल कटिंग कर सकते हैं। बच्चों ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक, ऑपरेशंस का नाम याद होना चाहिए आपको। इसके बाद आगे थोड़ा बताया टर्निंग क्या होता है, टेबल टर्निंग क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, थ्रेड कटिंग क्या होती है। ये आपको थोड़ा पढ़ना है, इसको याद करना है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में पहले आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार इस डायग्राम को बनाएंगे तो आप डायग्राम बनना आ जाएगा। ठीक, ये लेथ मशीन के बारे में था। वैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ बोल रहा है विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, एक्सप्लेन एनी 2 ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन अ ड्रिलिंग मशीन। यहाँ क्या बोल रहा है, आपको नीट डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा डायग्राम बनाना है किसका, ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, साथ में आपको उसके मेन पार्ट्स के नाम लिखना है और कोई भी 2 ऑपरेशंस आपको बताने हैं। ठीक,
यहाँ पर भी क्या है बच्चों, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। हर बार अगर आप प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो एक ना एक मतलब चाहे लेथ मशीन हो या ड्रिलिंग मशीन हो, एक मशीन के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक, पैटर्न वही है कि उस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होती है वो मशीन, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमारी लेथ मशीन थी। अगर हम आए अब नीचे, अगर देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चों, ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा लिखना है आपको। उसके बाद ये आपको डायग्राम, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, लेबलिंग के साथ। ये आपकी ड्रिल मशीन है, इसके पार्ट्स कौन कौन से देख लीजिए। देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, बेड, पिलर, स्विवेल टेबल, मोटर, स्टिपेट पुली, स्पिंडल, चक, ड्रिल बिट और क्या है, हैंड व्हील। ये इसके पार्ट्स हैं। अब साथ में बोल रहा है कोई 2 ऑपरेशन बताइए, तो इतने ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, रिमिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस के नाम लिखे हैं, इसमें कोई भी आपको 2 समझाना है तो आप 2 समझा सकते हैं। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 से, चैप्टर 2 से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको एक्सप्लेन करना है मेजरमेंट प्रोसेस यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, विथ नीट स्केच बनाकर, डायग्राम बनाकर वर्नियर कैलिपर का आपको इसमें मेजरमेंट प्रोसेस समझानी है कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट आर द मेथड्स, वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखना है आपको और कोई भी एक आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। थोड़ा फास्ट हम आ जाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है, वेरियस मेथड्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के, कौन कौन से हैं, थर्मोकपल है, रेजिस्टिव टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस है, इंफ्रारेड सेंसर्स है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, थर्मोमीटर्स है, चेंज ऑफ स्टेट सेंसर्स है और सिलिकॉन डायोड है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब इसमें कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है तो कोई एक एक्सप्लेन आप कर लें, इसको याद कर लें, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ मैनोमीटर फॉर प्रेशर मेजरमेंट, ऑल्सो रिलेट एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए आपको बतानी है वर्किंग मैनोमीटर की। ठीक, साथ में एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को रेट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आपको बताना है कि भाई मैनोमीटर कैसे काम करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ में उसने बोला है कि गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को आप रिलेट करिए। ठीक है, तो ये आपको ये फिगर, ये डायग्राम आपको बनाना है, काफ़ी आसान डायग्राम है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, इसकी होती है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हम जाते हैं तो हमें मिलता है गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा वैक्यूम प्रेशर, और बिल्कुल इस लाइन पर जाएंगे, डेटम पर जाएंगे तो ये लाइन है आपकी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक, अब इनके बीच में रिलेशन आपको लिखना है ना। अगर आपको लिखना है, मान वो एक चीज़ को याद रखें कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए आप, सबसे नीचे से लेके टॉप पर आ गए, यहाँ पर आप आ गए ग्रीन लाइन के पास, तो ये कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ये गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बन जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैज प्रेशर। देख सकते हैं यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गैज प्रेशर। तो इस डायग्राम को आपको समझना है, बाकी सब चीज़ें आप निकालना सीख जाएंगे इससे। वैसे ही आगे रिलेशन देखेंगे आप, गेज प्रेशर निकालना है आपको, अगर मुझे गेज प्रेशर निकालना है तो इसको सब भेज दो, तो क्या बन जाएगा मेरा गेज प्रेशर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, तो काफ़ी आसान है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग विद देयर एप्लीकेशन। वेल्डिंग को समझाना है, उसके टाइप्स को समझाना है आपको, साथ में उसके एप्लीकेशन भी बताने हैं। अब 7 में क्या पूछ रहा है बच्चों, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ अ साइन बार एंड स्लिप गेजेस, हाउ विल यू मेजर टेपर ऑफ अ जॉब। ठीक है,
आपको इसमें कंस्ट्रक्शन बताना है और साथ में यूज़ बताना है साइन बार का, स्लिप गेज का। एक आध मरतबा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। फर्स्ट टू फोर्थ जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, नीचे के 5, 6, 7 है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। थ्योरी चैप्टर ये वाला। अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है फ्लूइड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है वो आपको बताना है। इम्पोर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी क्या है जब हम सेलेक्ट करते हैं फ्लूइड्स को इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लें आप, थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये विस्कोसिटी के बारे में बताया मैंने। इस डायग्राम को आपको बनाना है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को आपको बनाना है। आसान डायग्राम है, टफ डायग्राम नहीं है ना। इस डायग्राम को आपको बनाना है और थोड़ा इसके बारे में लिखना है। ठीक, ये विस्कोसिटी के बारे में बताया गया है। विस्कोसिटी एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या होगा, एक लेयर जो है, टॉप लेयर जो है वो बॉटम लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगी, वैसे ही बॉटम लेयर क्या करेगी, टॉप लेयर को या उसके नीचे वाली लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगी। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, शेयर डेवलप होता है ना। शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, वो आपका टाउ होता है, ये टाउ। तो उसमें क्या बोला जाता है कि टाउ जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, du/dy के। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, म्यू। ये म्यू कहलाता है आपका विस्कोसिटी। सिंपल विस्कोसिटी बोलते हैं, या आप इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, यूनिट इसकी होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, विस्कोसिटी से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो सिंपल से एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि शेयर स्ट्रेस जो होता है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, du/dy के, तो वो हो जाएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में एक मतलब क्वेश्चन आया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को आप क्या करिए, डिफरेंस बताइए इन दोनों का। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड इसमें क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, du/dy के है, तो कहलाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। और जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो कहलाएगा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये थोड़ा सा आप याद रखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्किंग बतानी है आपको हाइड्रोलिक टरबाइन की, इसमें पेल्टन व्हील की, इसको आप पढ़ लें, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेट बर्नौलिस थ्योरम एंड मेंशन द अजम्पशंस इन्वॉल्व इट। आपको बर्नौलिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, उसको ड्राइव करना है। एक्चुअल में क्या है, ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करना है, साथ में बोला है अजम्पशंस बताइए ना। तो एक मतलब इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं आपको आइडिया हो कि कौन सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेल्टन व्हील के बारे में है। पेल्टन व्हील इस टाइप का होगा। देखिए बर्नौलिस इक्वेशन आ गई है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इसका ये है, इन एन आइडियल इनकम्पसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ये 2 लाइन का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रूफ बताया है, ये डेरिवेशन का प्रूफ है, ये पूरा आपको करना है। ईजी है, 2 से 3 मरतबा आप करेंगे प्रैक्टिस की, आपको बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। और नीचे इसके अजम्पशंस दिए गए हैं कि अजम्पशन क्या होते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड पास्कल लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता दिया आपको। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है ये मैंने बताया आपको। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे जाते हैं तो कहलाता है आपका वो वैक्यूम प्रेशर। ठीक, इसको एक मतलब आप देख लें। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या पूछ रहा है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, टर्बाइन कंप्रेसर और न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। राइट। 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, नीट स्केच के साथ में 2 एप्लीकेशन। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है ये, उसकी वर्किंग, उसकी 2 एप्लीकेशन विद डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, टॉप के जो 1 to 5 क्वेश्चन है ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, टाइम अगर आपके पास तो एक मरतबा
रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप भी एक मतलब आप देख लें। न्यूमेरिकल्स आता है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है और टॉपिक आपका ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से ही न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ बताया है, देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने बताया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, टाउ बराबर में म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। इसके मतलब आप देख लें। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हो जाए, तो तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। ये जो आपका चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स और स्टीम इंजीनियरिंग के बीच में। बच्चों पहले क्वेश्चन क्या लिया मैंने, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, इसके टाइप्स बताने हैं। टाइप्स में जैसे कि कौन कौन सिस्टम होते हैं हमारे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, वो आप यहाँ लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ द स्टीम जनरेटर्स आर क्लासिफाइड। स्टीम जनरेटर्स हैं या स्टीम बॉयलर्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसके। देखिए अब देख पा रहे होंगे स्टीम बॉयलर्स, स्टीम जनरेटर्स जो है इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। ये क्वेश्चन भी बार पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। तो इसको क्लासिफाई किया गया है, कंटेंट ऑफ द ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर क्या है, फायर है कि वाटर है, फायर है तो फायर ट्यूब, वाटर है तो वाटर ट्यूब। स्टीम प्रेशर, जो प्रेशर जनरेट कर रहा है बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर है कि मीडियम प्रेशर बॉयलर है कि हाई प्रेशर बॉयलर है। टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन द बॉयलर, है ना, किस तरीके से वाटर सर्कुलेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर, नेचुरल हो रहा है कि फोर्स्ड हो रहा है। फर्नेस पोजीशन, फर्नेस की पोजीशन कैसी है, इंटरनली फायर्ड है कि एक्सटर्नली फायर्ड है। यूज़ उसका स्टेशनरी बॉयलर के रूप में हो रहा है कि पोर्टेबल बॉयलर के रूप में यूज़ हो रहा है, वो बताना है इसके अंदर, ठीक। तो ये क्या है बच्चों, से क्लासिफिकेशन है, आसान है, पढ़ेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड लॉ को डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या आपसे बोल सकता है कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस का स्टेटमेंट लिखिए, ठीक। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये इसलिए आना चाहिए कि हो सकता है किसी पे आपको न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक। देखिए ये कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, ठीक। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सिंपल ये बोला था, अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वायर से, थर्मल रिजर्वायर से हीट को वर्क में चेंज कर दें, तो कम से कम आपको 2 थर्मल रिजर्वायर चाहिए होंगे, एक सिंगल से काम नहीं चल पाएगा। ये हमको एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ठीक। ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। और क्लोसिव भाई साहब ने क्या बोला था, क्लोसिव भाई साहब ने ये बोला बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करें तो अपने आप नहीं होगी, आपको बाहर से वर्क देना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल क्या हुआ है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ये डायग्राम बनाना है आपको साथ में। ये मैंने इस क्वेश्चन को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब नंबर 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं, एसेसरीज क्या होती हैं, ये भी पढ़ के जाना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है, साथ में इनके बीच में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। और कोई भी एक बॉयलर माउंटिंग्स को आपको समझाना है इसमें। इसी क्वेश्चन को आपसे बोल सकता है वो कि नाम बताइए बॉयलर माउंटिंग्स के और एसेसरीज के नाम बताइए और साथ में उसके फंक्शन लिखिए, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बॉयलर माउंटिंग्स आ गए। तो बॉयलर माउंटिंग्स के नाम क्या है बच्चों, सेफ्टी वॉल्व जिसके अंदर 4 आते हैं, डेड, स्प्रिंग, लीवर, हाई स्टीम। उसके बाद स्टीप स्टॉप वॉल्व, ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स, फिजिबल प्लग, प्रेशर गेजेस, फीड चेक वॉल्व, ब्लो ऑफ वॉल्व। ये क्या है बच्चों, ये
ये बॉयलेस माउंटिंग्स के नाम हैं, ठीक। साथ में ये नीचे है बॉयलेस एक्सेसरीज, ये उसके नाम हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, स्टीम इंजेक्टर, फीड पम्प, स्टीम ट्रैप। तो ये आपको नाम याद रखना है, साथ में एक आध की वर्किंग समझानी है। क्वेश्चन 5 के बच्चों, क्वेश्चन 5 है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है वो यहाँ आपको लिखना है, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट आपको देना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद शॉर्ट नोट में पूछ सकता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी और डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल फायर्ड और इंटरनल फायर्ड, ठीक। इसी टॉपिक से इक्विवेलेंट इवेपोरेशन से और बॉयलर एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ओके, मरतबा शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज ड्रॉट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स, ये पढ़ के जाना है आपको। अब हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो बच्चों यहाँ मैंने 5 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, पाँचों के पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करें तो यहाँ पर किस पर बेस्ड है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया। अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी आपसे बन जाएगा। सेकंड और थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, ये है आपके स्टीम्स के ऊपर, ठीक है। जिसे अभी मैंने बताया आपको शॉर्ट नोट में कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, डिफाइन करिए, डिस्क्राइब करिए। उसी के ऊपर क्या आया है देखिए आप, न्यूमेरिकल आया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एक्चुअल इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, ठीक। वही सेम चीज़ यहाँ पूछी है कि बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक। तो ये आपको किसके ऊपर बेस्ड है, स्टीम्स के ऊपर बेस्ड है। जो हमारी स्टीम होती है, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सुपर हीट स्टीम, इसके जो फॉर्मूलेस हैं वो हमें याद होने चाहिए। और ये न्यूमेरिकल तभी आपसे बनेगा जब आपको स्टीम टेबल्स अच्छे से रीड करना आती है। अगर आपको स्टीम टेबल्स रीड करना नहीं आती है तो उसको आप जल्दी सीख लें, जल्द से जल्द इसको आप सीख लें, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, 2 नंबर 3 नंबर, ये लगातार कंटिन्यूसली 2 मरतबा आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, ठीक। इसलिए अगर आप लोगों ने स्टीम टेबल परचेस नहीं करी है तो स्टीम टेबल परचेस कर लें और उसको सीखें। मैं आज या कल इसके ऊपर वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ, किस तरीके से स्टीम टेबल यूज़ करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ठीक। रही बात क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करवा दिए हैं, आप जाके वहाँ से समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों डायरेक्टली पूछ लिया है कि हीट बताइए, क्वांटिटी ऑफ हीट बताइए, मतलब एंथैल्पी बताइए जब स्टीम कैसी हो, वेट हो, स्टीम कैसी हो, ड्राई हो, स्टीम कैसी हो, सुपर हीटेड हो। तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा बच्चों जब आपको स्टीम टेबल पढ़ना आती होगी, रीड करना आती होगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट चैप्टर है यूनिट 5, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। पूरे 5 चैप्टर में बच्चों सबसे आसान चैप्टर यही है और सबसे छोटा चैप्टर भी यही है, ठीक। बच्चे बहुत जल्दी इससे क्या कर लेते हैं, लिंक कर पाते हैं, क्योंकि हम 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक्स से क्या होते हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं टच में होते हैं, ठीक। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक, अभी जो क्वेश्चन आया था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में आया था, हो सकता है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पूछ ले, तो दोनों की वर्किंग आपको आनी चाहिए। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की भी और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की भी। सेम वही 2 स्ट्रोक के साथ भी है, कई मरतबा 2 स्ट्रोक ही पूछ लेता है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बताइए या 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताइए, तो ये वर्किंग आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विथ नीट स्केचेस ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अभी भी आ चुका है, नवंबर 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑटो साइकिल का आपको डेरिवेशन करना है, पीवीटीएस डायग्राम बनाना है आपको, साथ में अगर कंप्रेशन रेशियो 8 है तो तब आपको उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने काफ़ी अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाया है, पार्ट 5 में आप जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। वैसे ही डेरिवेशन पूछता है कार्नोट साइकिल का, दोनों में क्या होता है, अगर एक मरतबा ऑटो साइकिल आया है तो अगली मरतबा कार्नोट पूछ लेता है, अगर कार्नोट आया है तो ऑटो आ जाता है। तो अभी ऑटो पूछ लिया है, हो सकता है कार्नोट पूछ ले या ऑटो ही पूछ ले,
तो दोनों की डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक है। नंबर 5th क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये भी डेरिवेशन है, किसका है ये, डीजल साइकिल का। अभी तक पिछले 5 साल की हम बात करें तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन आरजीपीवी जिस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रही है, अपन नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा, तो इसको भी आपको करके जाना है। अगर आपको ऑटो साइकिल समझ में आ गया तो कुछ चेंजेस इसके अंदर हैं। जहाँ ऑटो साइकिल में हम हीट सप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, तो डीजल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई नहीं होती है, वो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक, तो इसको आप पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या बोल रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझानी है। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, इनके मतलब एडवांटेजेस बताने हैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन के ओवर 2 स्ट्रोक इंजन पे। ठीक है, वहीं इसी क्वेश्चन को और भी पूछ सकता है वो कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंस आप बताइए। राइट। इस पर भी बच्चों मैंने न्यूमेरिकल दिया है। पिछले 4 से 5 साल की हम बात करें तो अभी तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है न्यूमेरिकल आ जाए। तो वही चीज़ है, जहाँ आप कार्नोट साइकिल और ऑटो साइकिल की डेरिवेशन करेंगे, वहीं से जो फॉर्मूलेस निकल के आते हैं, उसी फॉर्मूले के बेस पे ये न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने 5 चैप्टर के। जो सीक्वेंस मैंने दिया है, कोशिश करें कि उसी सीक्वेंस में आप इसको याद करें, समझें और पढ़ें। ठीक है, और पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, कि आपको हर दिन 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लूँ, वो बन जाएगा तो मैं सेकंड चैप्टर पढ़ूँ। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, 1 या 2 चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, वो 2 चैप्टर्स को सॉल्व कर देते हैं, बाकी 3 चैप्टर को वो हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, बैक हो जाता है, बच्चे सप्लीमेंट्री आते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पर डे, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर दिन आपको 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, मान लें कि आपने सबसे पहले टाइम टेबल डिसाइड बनाया अपना, भाई सुबह 7 से लेके 8 तक या 7 से लेके 9 तक फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद 10 से लेके 12 तक सेकंड चैप्टर पढ़ लें, फिर 1 से लेके 3 तक थर्ड पढ़ लें, है ना। एक घंटे के गैप देने के बाद 5 से लेके 7 तक आप फोर्थ पढ़ लें, फिर रात में 8 से लेकर 10 तक क्या पढ़ लें, आप लास्ट चैप्टर पढ़ लें। ठीक, उसके बाद जो आपने 5 चैप्टर पढ़े उसका रिवीजन करने की मरतबा। ठीक, तो हर दिन आपको क्या करना है, पर डे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, पर डे आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, साथ में उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे एक बुक उठाएंगे, नोट्स उठाएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसको याद करना शुरू करेंगे। ठीक है, बच्चे ने याद कर लिया, लेकिन उसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। जब डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखने आते हैं तो उससे होता क्या है, मान लीजिए आपने 2 पैराग्राफ याद करके आए थे, तो आपको एक ही पैराग्राफ याद रहता है। ठीक, आपने मान लीजिए ब्रेनल टेस्ट, जो आपका ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट है, उसको आपने पढ़ा अच्छे से, आपने पढ़ लिया, अच्छे से उसको याद कर लिया, तो उसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है आपको। लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जो गलती आपसे हो रही है अभी, वो गलती आपसे एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं होगी। ठीक, वैसे ही न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। जो फॉर्मूलेज़ हैं, कोशिश करें कि एक जगह सारे फॉर्मूलेस आप लिख लें, ताकि उठते बैठते आप जब देखें तो सारे फॉर्मूलेस पर नजर जाए, तो फॉर्मूलेस आपको याद हो जाएं। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेस आप एक पेज पे या एक जगह इकट्ठा कर लें, एक जगह लिख लें। फॉर्मूलेस को भी लिख लिख कर याद करें, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आपको याद हो जाएंगे यूनिट्स के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आएगा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स आपको आता होंगे, न्यूमेरिकल आपको आते होंगे, फॉर्मूल्स आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बात करें डायग्राम्स की। जिन टॉपिक्स में डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद हम बात करें अगर लेथ मशीन की, तो लेथ मशीन की डायग्राम को अच्छे से बनाना है, ड्रिलिंग मशीन के डायग्राम को अच्छे से बनाना है। ठीक है, हम बात करें पेल्टन व्हील की, तो उसका जो डायग्राम है उसको अच्छे से बनाना है, विस्कोसिटी के डायग्राम को अच्छे से बनाना है। पंप की बात करें तो उसके डायग्राम को अच्छे से बनाना है। वैसे ही अगर हम आ जाएँ सेकेंड लॉ की बात करें, तो वहाँ पर जो बनाते हैं हम सोर्स सिंक की,
सोर्स और सिंक को लेकर जो हम डायग्राम बनाते हैं वो आपको बनाना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के जो स्ट्रोक वाले डायग्राम है पर स्ट्रोक के, वो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, है ना। डेरिवेशन वाली बात करें तो PVTS डायग्राम आपको आना चाहिए। तो तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पर डे 5 चैप्टर्स को टच करें, 5 चैप्टर्स को पढ़ें प्रैक्टिस के साथ, ठीक। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।